साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। अब्बासी साहब, वो 2 दूनी 4 पे तो हम बात करेंगे, लेकिन अमीनुल हक साहब थे ब्रेक से पहले हमारे साथ। वो कह रहे थे कि IMF के पास ना जाते तो सूरत हाल ये बन चुकी थी कि मुल्क दिवालिया होने के करीब था। एक तो मुहर्रिकात आपकी नज़र में इस सूरत हाल के, और अगर यही हालात होते और यही हालात आ गए थे कि मुल्क दिवालिया होने के करीब था, तो फिर अपोजिशन ने क्यों साथ नहीं दिया इस लेजिस्लेशन पे, इस फाइनेंस बिल पे हुकूमत का? क्या देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है। 22 दफ़ा पाकिस्तान IMF के पास गया है, उसमें से सिर्फ एक दफ़ा हमने IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया है। और जब वो मुकम्मल हुआ तो 2013 से 2018 तक तो पाकिस्तान की ग्रोथ भी हाई थी और जो इन्फ्लेशन थी वो भी अंडर कंट्रोल थी, 4% से कम थी। तो IMF के प्रोग्राम को नेगोशिएट करना पड़ता है। आप कितना नेगोशिएट करते हैं, क्या वो कॉन्फिडेंस उनका गेन करते हैं, इस पर सारी चीज़ डिपेंड करती है। जब आप झूठ बोलेंगे, जब आप ऐसे वादे करेंगे जो आप पूरे नहीं कर सकते, तो फिर वही होता है जो इस दफ़ा हुआ है। ये वही IMF का प्रोग्राम है जो 6 महीने पहले भी था। फाइनेंस बिल आपने उस वक्त पेश किया जो बजट का हिस्सा था 2000 जून के अंदर 2021 में। तो उस वक्त ये कंडीशनलिटी जब भी आपने 700 अरब का इजाफी बोझ अवाम पे डाल दिया है, ये आप उस वक्त क्यों नहीं लेकर आए? और जो ये स्टेट बैंक का जो नया तरमीमी बिल आप लाए हैं, जिसमें स्टेट बैंक को के वो इख्तियार दिए गए हैं जो दुनिया में किसी स्टेट बैंक के पास नहीं है, ये आप उस वक्त क्यों नहीं लेकर आए? और फिर जब आप ये इस किस्म के बिल्स लाते हैं तो आप अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, आप डिस्कशन होल्ड करते हैं पार्लियामान के अंदर, कमेटीज़ के अंदर और पार्लियामान के अंदर, ताकि सारा पाकिस्तान देख सके भाई क्या ज़रूरियात थी इस बिल को लाने की, किस तरह इसकी बेहतर शक्ल हो सकती थी, क्या हमारी मजबूरियां हैं, क्या हमने वादे किए IMF से। ये सब चीज़ें छुपाई गई पार्लियामान से भी और पाकिस्तान के अवाम से, और रात के अंधेरे में उजलत में ये बिल पास किए गए। अब्बास साहब, कहा यह जाता है या गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी बोर्ड ऑफ गवर्नर हमारा होगा और बोर्ड ऑफ गवर्नर स्टेट बैंक को हटा भी सकता है, डिप्टी गवर्नर का तकर्रुर भी वही करेगा। तो उसके बाद फिर कैसे कहा जा सकता है कि जी वो कोई वायसराय के इख्तियारात दे दिए गए हैं और हमारे हाथ से स्टेट बैंक चला गया है? अगर स्टेट बैंक हुकूमत पाकिस्तान को कर्ज़े नहीं देता, कदगन लगाता है कि जी आप खामखा इन्फ्लेशन ना करें, तो इसमें बुराई क्या है? देखें, मैं फिर कहता हूँ ना, देखें झूठ बोलने में कोई ख़र्चा नहीं होता। इन लोगों ने कानून ही नहीं पढ़ा। आप ज़रा कानून पढ़ लें कि 8 अफराद इंडिपेंडेंट लगाए जाएंगे, वफाकी हुकूमत लगाएगी, वो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे नहीं होंगे। जो फाइनेंस सेक्रेटरी उस बोर्ड का हिस्सा होगा उसको वोट करने का हक नहीं है। जो डिप्टी गवर्नर्स हैं वो पैनल देगा, गवर्नर उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो उनको भी वोट का इख्तियार नहीं है। तो वोट का इख्तियार सिर्फ उन 8 इंडिपेंडेंट लोगों को है। अब आप अगर यहाँ पर दबाव में IMF की हर बात मानते हैं तो कल वो लोग भी IMF के नुमाइंदे ही होंगे। और इस हुकूमत की जो रिकॉर्ड है लोगों को नॉमिनेट करने का, जो दोस्तों यारों को नॉमिनेट करने का, तो वो जो 8 लोग लगेंगे वो किस किस्म के लोग होंगे? क्या पार्लियामान को हक नहीं है कि वो लोग जो इस मुल्क की मईशत के ज़िम्मेदार बन रहे हैं उनको पार्लियामान अप्रूव करे? पार्लियामान में हुकूमत की अक्सरियत होती है, पार्लियामान ही उनको निकाल सके, उनको रख सके। और बोर्ड को बिल्कुल इख्तियार नहीं है कि वो निकाल सके चेयरमैन को। अच्छा, फिर आपने चेयरमैन की टर्म बढ़ा दी, 3 से 5 साल कर दी, इसकी क्या ज़रूरत है? और उसके बाद आपने जो कमेटी थी जो कोऑर्डिनेट करती थी गवर्नमेंट के साथ, उसको आपने ख़त्म कर दिया और उसमें आपने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बना दी जिसमें चेयरमैन होगा और उसके ही सारे लोग होंगे, और जो भी कोर फंक्शन की पॉलिसीज़ हैं वो कमेटी बनाएगी, वो बोर्ड नहीं बनाएगा। बोर्ड सिर्फ ओवरसाइट रखता है। तो वो कमेटी जो होगी उसके अंदर कितने मेंबरान होंगे इसके भी तयन नहीं है, लेकिन उसका कोरम 2 का होगा।
यानी एक चेयरमैन एक अपने किसी अफसर को साथ बिठा ले जो फैसले मर्जी कर ले। ये इतना गलत कानून है, इसके असरात इतने गलत होंगे कि आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अब्बास साहब, लेकिन आप ने कोई कोशिश संजीदा अपोजिशन ने की कि ये बिल मंजूर ना हो सके? आपके अपने 12-13 मेंबर इजलास में मौजूद ही नहीं थे। अपोजिशन दावा कर रही थी कि हम मिनी बजट जो है मंजूर नहीं होने देंगे, वहाँ भी यही सूरत हाल रही, आसानी से उन्होंने मंजूर करा लिया। तो ये भी अपोजिशन की नाकामी नहीं है? मेरे भाई, अपोजिशन पार्लिमानी निज़ाम में इस तरह नहीं चलती। पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत के पास अददी बरतरी होती है, लेकिन उसने इखलाकी बरतरी हासिल करनी होती है। वो इखलाकी बरतरी अपनी दलील देकर, वो आवाम के सामने मुश्किलात रख कर, उनका हल देकर, इशू को डिबेट कर कर हासिल की जाती है। तो ये जो बिल पास हुए हैं, जो स्टेट बैंक का बिल ले लें, ये 2 घंटे कमेटी में रहा, उसके बाद उस पर बग़ैर डिबेट के पूरी अपोजिशन खड़ी रही और डिप्टी स्पीकर ने तमाम रूल्स को वायलेट करके रात के अंधेरे में इस बिल को पास किया। हमने सिर्फ ये कहा कि भाई उजलत क्या है, आप इस बिल पर डिबेट होने दें, इसके हक़ाइक़ अवाम के सामने आने दें, क्योंकि ये बिल फाइनेंस बिल तो है, वो तो मुस्तकिल नहीं होता ना, वो तो आज लगा है, कल फाइनेंस बिल में फिर तब्दीली आ सकती है। लेकिन ये जो स्टेट बैंक के अमेंडमेंट है, जो बिल था, ये तो मुस्तकिल रहेगा और उसके असरात हर हुकूमत पर होंगे, इस हुकूमत पर होंगे। आप यकीन करें, जब हुकूमत के वज़रा हमारे साथ बैठते हैं, वो कहते हैं जी ये बड़ा जुल्म है, ये बिल तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, लेकिन हम मजबूर हैं IMF के हाथों। लेकिन आपका काम था कि उसको नेगोशिएट करते, उसकी शक्ल ऐसी देते। अब्बास साहब, फवाद चौधरी ने ये कहा कि आपके 4 लोग जो हैं वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, आप लोगों ने मुतालबा किया कि उनके नाम बताए जाएँ। इसी तरह हम आपसे ये गुजारिश कर सकते हैं कि वो कौन कौन से वज़ीर हैं जो आपके साथ बैठ के कहते हैं, या अरकान असम्बली हैं जो कहते हैं जनाब ये नहीं होना चाहिए, और फिर वो हाथ खड़े कर देते हैं वहाँ? मैं ये कहूँगा कि कौन सा वज़ीर नहीं कहता, और मैंने ये नहीं कहा कि फवाद चौधरी साहब बताएं वो कौन से लोग हैं। झूठ का तो न सिर होता है न पैर होता है। मैंने ये कहा कि ये बता दें कि वो किससे मुलाकात उन्होंने की है, ये बता दें। मुलाकात करने वाले को उन्होंने खुद कहा जी उन्होंने एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात की, मैंने कहा मुलाकात का नाम बता दें। नहीं, अब्बास साहब, वज़ीरों के नाम बता दें। 2-4 नाम तो बता ही देना, 2-3 नाम तो बता ही सकते हैं आप आसानी से, अगर सारी कैबिनेट की है। जो बात कॉन्फिडेंस में हो, उनके नाम नहीं लिए जाते। देखें, ये इन बातों में आप हमें मजबूर मत करें। अच्छा, जो बातें आप आपस में बैठे हों उसकी गुफ्तगू करें, वो नाम नहीं लिए जाते। अच्छा अब्बास साहब, ये ठीक है, गलत बात मान लिया, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपने भी कहा, खुर्रम दस्तगीर साहब या सादिक साहब, बहुत सारे आपके दोस्त साहब, आप ये कहते रहे कि 20 से 25, फिर 25 से 30 अरकान राब्ते में है जो हुकूमत के साथ नहीं खड़े होना चाहते, हल्कों में जाने के काबिल नहीं रहे। लेकिन जब भी वोटिंग होती है वो सारे उनके नंबर पूरे होते हैं, आपके नंबर कम हो जाते हैं। तो ये क्या माजरा है? जी देखिए, 22 अफराद तो मैं खुद जानता हूँ जो नहीं रहना चाहते हुकूमत के साथ। अच्छा, लेकिन हैं क्यों फिर? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम है तो टेलीफोन कॉल हमेशा हावी होती है, टेलीफोन कॉल हमेशा हावी होती है। अच्छा, उनकी जो सोच है उस पर। नहीं तो इस दफ़ा भी टेलीफोन कॉल्स गई हैं, वो जो तासुर बना था कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है, अपोजिशन को नहीं मिली। जी नहीं, अपोजिशन की बात नहीं है, ये तो हुकूमत को चाहिए थे ना वोट। जी, तो हुकूमत को जो वोट चाहिए थे वो लोग आने को तैयार नहीं थे। हमें लोगों ने खुद बताया है, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा जी हम तो जो भी, जैसे जो इत्तेहादी पार्टियां थीं, जो भी अमीनुल हक साहब भी गुजारिश कर रहे थे, ये इन्होंने कल इलेक्शन लड़ना है। तो जब ये अवाम के पास जाएंगे, अवाम पूछेंगे भाई आप वहाँ हुकूमत के साथ बैठे हुए थे, ये 700 अरब का बोझ हम पे पड़ रहा था, आप बोले भी नहीं। वो सारे परेशान थे इन बातों से, इत्तेहादी भी परेशान थे, PTI के अपने MNA भी परेशान थे, लेकिन मजबूरियाँ हैं। तो ये 22 लोग वोट नहीं देना चाहते थे, उनको मजबूर कर दिया गया टेलीफोन करके। जी बिल्कुल, उनको बुलाया जाता है, लोग नहीं आना चाहते, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो अपने अवाम को जाकर क्या बोलेंगे भाई कि हम क्या
जब आप पर ये बोझ पड़ रहा था वहाँ क्या कर रहे थे। ये बड़े मुश्किल सवाल होते हैं हलकों के अंदर। हर शख्स जो इलेक्शन लड़ता है वो महसूस करता है इन बातों को, और ये वहाँ पार्लिमानी पार्टी में बातें हुई भी हैं। ये परवेज़ खटक साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे पार्लिमानी पार्टी में, ये 22 अरकान की नुमाइंदगी क्या कर रहे थे अब्बास साहब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल परवेज़ खटक साहब का नाम कम से कम मैं तो नहीं जानता कि उन 22 में है या नहीं है। 22 को तो मैं जानता हूँ। परवेज़ खटक साहब पता नहीं वहाँ पर क्या उन्होंने बात की है। वो तो वज़ीर हैं जी, सीनियर मेंबर हैं पार्टी के, तो वो वही बता सकते हैं उनकी क्या बात हुई है वहाँ पर। मुख्तलिफ अफवाहें हैं, मैं अफवाहों में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन यकीनन उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ का इजहार उन्होंने भी और दूसरे मेंबरान ने भी किया है। भाई साहब जिनमें से आपका एक नूर आलम साहब ने अगले दिन असेंबली के अंदर भी अपना। अब भाई साहब बात वही है कि ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो करते हैं, लेकिन उसके बाद वोट जो है वो अपने अपने कैंप में ही वो देते हैं। अब सवाल ये है, पीडीएम जो थी वो बनी थी लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। पीडीएम अब कितनी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि आपका 23 मार्च का जो मार्च का प्लान है वो भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। केपी में दूसरा मरहला है बल्दियाती इंतखाबात का, तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर आ गई है, और अगर नहीं आई है तो पीडीएम का एक्शन प्लान क्या है? पीडीएम बनी लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए नहीं थी। पीडीएम बनी थी कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक हो। ये एक तहरीक है, एक मकसद है। वो मकसद इक़्तिदार नहीं है, वो मकसद मुफाद नहीं है। वो एक बड़ा मकसद है कि जब तक मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। तो पीडीएम अपना रास्ता तय कर रही है। हमने 23 मार्च को रखा है जो लॉन्ग मार्च है। इलेक्शन भी आ गए, बहरहाल उसको हम देख लेंगे कि 23 मार्च को करना है या उससे पहले करना है, वो बात की बात है। वो एक हम अपना सफ़र तय कर रहे हैं, एक मकसद है, उसकी कोशिश कर रहे हैं। तहरीक ये 23 मार्च से पहले भी लॉन्ग मार्च हो सकता है, या आप 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च में शिरकत कर सकते हैं जो बिलावल साहब ने ऐलान किया है? नहीं, बिलावल साहब अपने लॉन्ग मार्च अपने खुद ही कर रहे हैं, तो उनको वो मुबारक हो। पीडीएम अपना लॉन्ग मार्च करेगी, लेकिन उसकी तारीख का तयन कर लेगी। हमने 23 मार्च रखा है, फिलहाल तो 23 मार्च में है। अभी 25 तारीख को इजलास हो रहा है, उसमें भी देखा जाएगा तैयारियां क्या हुई हैं और क्या इलेक्शन के असरात क्या होंगे इस लॉन्ग मार्च पर, तो उसके मुताबिक उसको देखा जाएगा। नहीं, उसके बाद तो रमज़ान शुरू हो जाएगा ना भाई साहब। 23 मार्च के बाद हफ्ते 7 दिन के बाद रमज़ानुल मुबारक है, तो फिर आप 23 मार्च से पहले क्या मार्च करेंगे? क्या जी 3 अप्रैल को रमज़ान है जी। 3 जी, तो वो 8-10 दिन बचते हैं ना। जी, तो 23 मार्च से पहले भी हो सकता है, अगर ये महसूस किया जाए कि